हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स पैराडाइज। आप जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने पिछले वीडियोस में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे एंड आज हम उन्हीं को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड सम से रिलेटेड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो जंप सम वाले फॉर्मूले हैं उसको कैसे डिराइव करना है एंड कैसे यूज करना है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चे, बिना डिले किए हम लोग चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों क्या लिखा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ अ जीपी इज -4। फर्स्ट टू टर्म बोल रहा है बच्चों, तो फर्स्ट टू टर्म यानी a1 प्लस a2, है ना, क्या है -4 दिया हुआ है। यहाँ पे सम का फॉर्मूला का यूज नहीं है बच्चों, ये सिर्फ आपको जो जीपी सीरीज में nth टर्म वाला फॉर्मूला है उनको यूज करना है ना। तो उनका एप्लीकेशन देखते हैं। एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स। देखो अब क्या बोल रहा है, ए फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म a3 बच्चों। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया, ये वाला फाइंड द जीपी। जीपी निकालने के लिए क्या चाहिए बच्चों, आपको a चाहिए और a1 चाहिए और r चाहिए बच्चों। यानी आपका इन शॉर्ट टारगेट क्या है, हमें a1 और r निकालना है। तो जब आपको ये चीज दिया हुआ है a1 प्लस a2 इज इक्वल टू -4, तो चलिए हम इसको यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, a1 यानी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा a1r, इसका वैल्यू क्या हो गया बच्चों -4। दूसरा इक्वेशन क्या है a5, यानी क्या हो जाता है, अगर आपको पता है an और इन जीपी क्या है ar⁻n-1, राइट बच्चों। तो आपको ये पता है अगर ये a5 है तो ये क्या हो जाएगा 5, n के जगह हम लोग 5 पुट कर देते हैं तो a5 क्या हो जाता है बच्चों, a इंटू r⁴ हो जाएगा बच्चों, है ना। a5 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं ar⁴। तो इसका मान क्या दिया हुआ है बच्चों, इसका मान दिया हुआ है 4 इंटू a3। अब देखो ये क्या है, आप एक बार इसको ये कॉमा माने और ये देखे ये क्या हो गया 4 इंटू a3 मतलब क्या हो गया बच्चों a1 इंटू r² बच्चों, है ना। तो ये आपको दूसरा इक्वेशन मिल गया। देखो ये पहला एक इक्वेशन आपको मिला था एंड ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है बच्चों, a और a कट जा रहा है। यहाँ पे r कितने बार है, 2 टाइम्स है, यहाँ r 4 टाइम्स है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ये देखिए आप कि r4 बाई r2 अगर करेंगे तो r² हो जाता है बच्चों, है ना। r² इज टू 4 आ जाता है। तो r का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों, 2 मिल गया, है ना। तो इस तरह से आपको r का वैल्यू मिल गया एंड इसी को अगर आप इसमें पुट करते हो फर्स्ट ईयर वाले में तो आपको a का भी वैल्यू मिल जाएगा बच्चों। तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान रखने हैं तो बड़ी आसानी से हो जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 6, ML अग्रवाल की बुक से है बच्चों, है ना। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिखा रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, फाइंड द नंबर्स। अब देखो बड़ा आसान सवाल है ये। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर्स वाले, जब भी आपको बोला जाए 3 नंबर्स हैं, जैसे आपने एपी में देखा था कि अगर 3 नंबर्स एपी में लेना हो तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, मिडिल वाला को a ले लेते हैं एंड उसके बगल वाले को a-d एंड उसके बाद वाले को a+d। ये लेने का फायदा क्या था, इसमें अगर एपी के केस में ये क्या हो जाता था बच्चों, सम करने से 3a बच जाता था, यानी सिंगल वेरिएबल में रह जा रहा था क्वेश्चन, है ना। तो उसी तरह से हम इस केस में देखते हैं कि जीपी में हमें जब 3 वेरिएबल्स लेना हो तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को a ले लेते हैं, उसके पहले वाले को a/r ले लेते हैं एंड उसके नेक्स्ट वाले को ar ले लेते हैं, है ना। क्यों, देखो हर चीज में क्या है, कॉमन रेशियो, एक कॉमन रेशियो मल्टीप्लायर होना चाहिए। यानी a/r में r मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो a आ जाएगा और a में r मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा, यानी हमारा ये करेक्ट है। अब देखो हम आते हैं न्यूमेरिकल में, द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन जीपी इज 13। अब मतलब सम बोल रहा है, मतलब क्या बच्चों, इसको ऐड कर देना है एंड देयर प्रोडक्ट। अब देखो प्रोडक्ट में क्या फायदा हो गया बच्चों, ये क्या हो जाएगा a³ हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो गया a³ क्या है। अब अगर इन तीनों का अगर प्रोडक्ट करोगे क्या आएगा -1, है ना। r कैंसिल हो जाएगा, देखो
प्रोडक्ट करोगे तो ए क्यूब माइनस वन, यानी ए की वैल्यू क्या हो गई माइनस वन। ठीक है ना बच्चों, तो ए का वैल्यू आपको यहां से मिल गया। अब आप ए की वैल्यू जब यहां से मिल गई है तो आप इसको सम अप करोगे तो माइनस वन बाई आर, आप इसको क्या बन जाएगा, एक ये क्वाड्रेटिक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जीपी में बच्चों आपको क्वाड्रेटिक आना बहुत जरूरी है। अगर जीपी में आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना नहीं आता है तो प्लीज पहले उसको सॉल्व करें फिर क्वाड्रेटिक जीपी करें, है ना। तो अब देखो माइनस वन अपॉन आर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस वन, ए के जगह माइनस वन आ जाएगा एंड प्लस ए आर यानी माइनस वन इंटू आर हो जाएगा बच्चों, है ना। ये देखो ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, देखो क्या हो जा रहा है, ये माइनस वन का माइनस वन हो गया, माइनस वन अपॉन आर प्लस माइनस माइनस वन एंड प्लस माइनस माइनस आर। अब आप इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे 13/12। आप इसको क्वाड्रेटिक बना के आप इसको सॉल्व कर ले, यहाँ से आर की वैल्यू आपकी निकल जाएगी तो आप आराम से आर का नंबर बाकी जो नंबर्स निकालने बोला गया है वो आप आसानी से निकाल सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला गया है कि 3 नंबर्स whose sum is 21। देखो वही वाला कॉन्सेप्ट है, 3 नंबर्स यानी आपको a बाई आर है ना प्लस a प्लस ए आर, इसका सम क्या दिया हुआ 21 है ना। नहीं अब क्या, 3 नंबर्स whose sum is 21 आर इन AP बोला गया। देखो ये पहले से मैंने मिसकंसेप्शन ले लिया, हम इसको काट देते हैं एक बार, है ना। आर इन AP 3 numbers whose sum is 21 are in AP। अब AP जब बोल रहा है तो 3 numbers क्या होता है बच्चों, A माइनस डी प्लस A प्लस A प्लस डी, मैंने जो आपको बताया था, यानी ये कुल मिला के क्या हो जाता है 3A इज इक्वल टू क्या दिया हुआ बच्चों 21, यानी A का मान क्या मिल गया हमें 7, यानी मिडिल वाला वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है बच्चों, अब क्या बोल रहा है, इफ 2 हमारा देखो क्या हो गया, अब ये अगर हम इसको ले तो ये हो गया 7 माइनस डी, 7 और 7 प्लस डी। अब क्या बोल रहा है बच्चों, इफ 2 यानी 2 एंड 14 आर एडेड टू देम रेस्पेक्टिवली। एक वर्ड है बच्चों रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जिस सीक्वेंस में ये है उसी सीक्वेंस में जो नंबर दिए गए जैसे 2 और 14 उसी सीक्वेंस में ऐड करना होता है। तो ये नया क्या हो जाएगा, देखो बच्चों 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा 9 माइनस डी, ये हो जाएगा 9 एंड ये हो जाएगा 21 प्लस डी बच्चों, राइट। तो ये अपना हो गया नया नंबर्स आर एडेड टू देम, द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन द जीपी। जैसे ये तो बता रहे थे ये एपी में था, अब ये क्या हो गया, ये जीपी में कन्वर्ट हो गया बच्चों, है ना। फाइंड द नंबर्स। अब जीपी में अगर हो गया है तो जीपी में होने का सिर्फ एक ही कंडीशन है हमारे पास कि a2 बाई a1 यानी 9 अपॉन a माइनस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 21 प्लस डी अपॉन 9। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये ही रूल है। ये क्या होता है आर होता है बच्चों, है ना। तो ये गोल्डन रूल है इसका और हमें कुछ नहीं करना है। एंड आपको अभी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 81 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये 9 है, 9 माइनस डी, 9 माइनस डी इंटू 21 प्लस डी हो गया बच्चों, है ना। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से डी की वैल्यू निकालोगे तो आपको नंबर्स निकल जाएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बनेगा, जैसे यहाँ डी है, स्क्वायर होना है, तो उसको आप सॉल्व करें बच्चों। मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, अगर आपको मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक में प्रॉब्लम है तो मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो बना के स्पेशली आपको उसमें बता दो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ये था 9, 10। देखो यहाँ पे अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो मैं धीरे धीरे ऊपर कर दे रहा हूँ, तो आपके पास अगर एमएल अग्रवाल की बुक नहीं है तो आप यहाँ से सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं बच्चों। ठीक है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। अगर आपको अपनी मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है ना बच्चों, तो सबसे पहला काम क्या करें, पहले कॉन्सेप्ट सीखें, है ना। फिर आपको देखना है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। अगर आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही है जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह में, तो आस्ते आस्ते क्या करें, कोशिश करें जब एक न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हैं ना तो उसको कंप्लीटली विदाउट एरर का सॉल्व करने की कोशिश करें। कहीं पे भी अगर आपकी गलती हो रही है तो उसको दोबारा कोशिश करें शुरू से,
ताकि आपको ये याद रहे कि नहीं मैंने क्या गलती की है। एंड और एक चीज बच्चों, जो आप गलती करते हो सके तो एक A4 शीट लेकर उसमें गलतियां नोट करें एंड उसको देखते रहें कि हाँ भाई मैंने ये क्वेश्चन में ये गलती की थी, वो गलती मेरे को दोबारा नहीं रिपीट करनी है। तो इस तरह से क्या होगा, आपकी मैथ्स काफी अच्छी हो जाएगी। आप एक बार जो आप गलती कर चुके हो वो दोबारा नहीं करोगे। ठीक है ना बच्चों? बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ बच्चों, इफ x 2x plus 2, 3x plus 3 are the first three terms of the GP, find its fourth term। बड़ा आसान है बच्चों, आपको इसमें भी क्वाड्रेटिक बनना है पूरा, है ना। तो ये देखो क्या है, अगर ये थ्री टर्म्स आपको सोचो 1 2 3 अगर है, सोचो ये A1 A2 और A3 है, ये अगर जीपी में है तो क्या होगा, हमें एक ही रूल अप्लाई करना है, दैट इज रेशियो। यानी अब देखो सेकेंड टर्म क्या है, 2x प्लस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 2, है ना। फाइंड आर द फर्स्ट थ्री टर्म्स, फाइंड इट्स फोर्थ टर्म, यानी x की वैल्यू आपको यहाँ से निकाल ली है। इसको आपको पूरा ये क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन हो गया इन शॉर्ट। आपको एक कॉन्सेप्ट पे 2x प्लस 2 का ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x स्क्वायर प्लस 3x। आप इसको सॉल्व कर लें, x का वैल्यू निकालें एंड यू आर डन। आपकी x की वैल्यू अगर आ जाती है तो आप देखो यहाँ पे, अगर आपको देखना है तो सॉल्यूशन में मैं आपको दिखा देता हूँ। वही देखो इक्वेशन बन गया जो मैंने आपको बनाया है, अगर आप देख रहे हो स्क्रीन में तो उस तरह से आपका बन जाएगा। आप जब सॉल्व करोगे, इस केस में आपको क्या दिखा रहा है, x की वैल्यू दो वैल्यू आ रही है, -1 और -4 बच्चों। तो इस केस में जब x को -1 यूज करते हो तो 3 ये है, एंड इसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें -1 0 0 आ रहा है बच्चों। तो इस केस में आप बोलोगे सर विच इज नॉट पॉसिबल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ क्या है, दो टर्म में कोई कॉमन रेशियो नहीं दिख रहा है। यहाँ जो रेशियो है और यहाँ जो रेशियो है वो सेम नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये जीपी में नहीं है। विच इज नॉट पॉसिबल एज इन अ जीपी ऑल टर्म्स आर नॉन जीरो। और एक दूसरी कंडीशन देखो, सबसे पहले जो आपने फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज में अगर देखोगे तो ऑल टर्म्स ऑफ द जीपी शुड बी नॉन जीरो लिखा हुआ रहता है, तो उस कंडीशन के अनुसार भी ये वैलिड नहीं होगा, तो इसीलिए हम ये नहीं लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन आ रहा था -4 का, उसके हिसाब से हमें ये 3 टर्म मिल रहे थे एंड विद द कॉमन रेशियो। इसमें आप चेक करोगे तो कॉमन रेशियो जो आ रहा है वो 3/2 आ रहा है, तो इसलिए हमारा वो वैलिड हो गया। एंड उसके हिसाब से आपका फोर्थ टर्म जब निकालना हो तो आपको क्या करना है, थर्ड टर्म इंटू कॉमन रेशियो, तो आपका ये आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कॉन्सेप्ट है। द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 4। अब थर्ड टर्म मतलब क्या हो गया बच्चों, A3 को आप क्या लिखते हो, A3 के वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4। A3 का मतलब क्या हो गया बच्चों, A1 R स्क्वायर यानी 4। ठीक है बच्चों, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको थर्ड टर्म की वैल्यू दी हुई है, यानी A1 R स्क्वायर की वैल्यू 4 दी हुई है, आपको बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म। अब फर्स्ट 5 टर्म का प्रोडक्ट यानी फर्स्ट A1 हो गया, है ना, इनटू क्या हो जाएगा, A1 R हो गया, इनटू क्या हो जाएगा, A1 R स्क्वायर हो गया, इनटू क्या हो जाएगा, A1 R क्यूब, इनटू A1 R4। तो देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, निकालने के लिए बोला गया है। तो क्या होगा बच्चों, एक ए कितने बार हो गया, 1 2 3 4 5 बार हो गया ए, यानी A1 टू द पावर 5 हो गया, इनटू आर कितनी बार हो गया, देखो 1 2 3 3 6 4 10, यानी आर जो हो गया आपका 10 पावर। अब देखो इससे रिलेट करो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसके रेस्पेक्ट में लिख सकते हो, A1 R स्क्वायर का अगर हम करें पावर 5 तो आंसर क्या आ जाना चाहिए। अब देखो ये जो दिया हुआ है इसे यूज करना है हमें। क्वेश्चन में कुछ भी चीज दिया हुआ तो एटलीस्ट उसको आप देखना है कि यूज कहाँ कर सकते हैं। तो देखो मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या है, 4 टू द पावर 5। ये हो गया अपना आंसर बच्चों, है ना। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो ये क्वेश्चन में जो डेटा दिए हुए होते हैं उसको यूज करना सीखें, कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बड़ा आसान हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और बच्चों। क्लास 12, ये एग्जांपल नंबर 12। If the fourth, 10th and 16th term of a GP are XYZ respectively, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप देखोगे तो बहुत मजा आएगा ये वाला। Prove that XYZ are in GP, मतलब क्या बोल रहा है, पहले तो बोल रहा है A4
A10 और A16 का वैल्यू दिया हुआ है XYZ, है ना। ये देखो ये क्या है, ये खुद एक टर्म्स ऑफ द जीपी है, लेकिन जीपी के जब एक पर्टिकुलर गैप होता है ना, जंप होता है ना, तो जो नया टर्म मिलेगा ना वो भी जीपी ही होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये क्या है बच्चों, एक जीपी है, डॉट डॉट डॉट। अगर मैं बोलूं, अगर मैं कोई पर्टिकुलर सोचो बीच के एक ही टर्म को गायब कर रहा हूं, यानी मैं एक पर्टिकुलर जंप ले रहा हूं, यानी A1 के बाद अगर मैं सोचो A4 में जा रहा हूं, है ना, तो मैंने 2 को छोड़ दिया, एंड A4 के बाद मैं क्या कर रहा हूं, फिर 2 को छोड़ के मैं 128 के पास चला जाता हूं, है ना, तो ये क्या हो गया, A5। तो आपको क्या देखना है बच्चों, इस केस में जंप कितने का हो रहा है, इसमें कितने टर्म को छोड़ रहे हैं, 2, इसमें भी 2 टर्म छोड़ रहे हैं। यानी ये जो नया, जो अगर हम लें A1, यानी ये हो गया 2, उसके बाद 16, उसके बाद 128, तो ये भी बच्चों जीपी बन जाता है एक। अब बोलोगे सर कैसे, अब चेक करो, इसमें 2 कितना जा होता है, देखो 16/2, अगर 128/16 है क्या, चेक करो आप, तो ये देखो ये कितना होता है, 2⁴ होता है, और ये कितना होता है, देखो आप 16 से अगर ये 4 काटोगे तो 4 4 4 जा 16, 4 32 हो जाता है, राइट, एंड 4 8 जा, है ना, और यहाँ देखो 2 8 जा। तो इससे एक चीज सीखने को क्या मिलती है, जब एक पर्टिकुलर गैप फॉलो कर रहा है, जैसे यहाँ 4 से 10 जा रहा है, यानी 4 से 10 इसके बीच में कितना कितना टर्म्स है, देखो बच्चों 5 टर्म्स, डिफरेंट टर्म्स है, 5 टर्म को स्किप किया गया है ना, तो और इसके बीच में कितना टर्म्स को स्किप किया गया है, इसमें भी 5 टर्म्स को स्किप किया हुआ है, तो ऑटोमेटिक सा ये एक जीपी आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं हम कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ था, 4th टर्म यानी A4 का मतलब क्या हो गया बच्चों, A4 का मतलब हो गया A1R3, है ना, इसका मान क्या दिया हुआ है बच्चों, x, ठीक है, और A10 यानी A1R⁹9, इसका मान दिया हुआ y, एंड A16 यानी क्या हो गया बच्चों, A1R⁵15, इसका मान दिया हुआ बच्चों z। तो आपको क्या पता चल रहा है, हमें प्रूव करना है कि ये भी जीपी में, राइट, क्या पूरा प्रूव दैट XYZ आर इन जीपी। तो हमें क्या करना है, x का वैल्यू ये हो गया, फॉर XYZ टू बी इन जीपी हमें क्या दिखाना है, y/x और z/y का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर r होना चाहिए। r जबकि हम यहाँ यूज कर रहे हैं तो हम इसको k मान लेते हैं बच्चों। यानी अगर आप ये प्रूव कर देते हो तो रेशियो सेम हो गया, तो रेशियो सेम हो गया मतलब तब ये जीपी में कहलाएगा। तो हम ये देखते हैं ये सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो A1R⁹9 by A1R⁵, तो यहाँ आंसर आ जाएगा R⁶, और इस केस में क्या आ जाएगा, AR⁵15 अपॉन A1R⁵9, इस केस में भी देखो बच्चों R⁶। तो आपको ये दिखाना है कि सिंस द रेशियो ऑफ y/x is equals to z/y, therefore we can say that x are equal, here रेशियो क्या है इसका और इसका इक्वल आ रहा है, that is R⁶, therefore their numbers are in GP। ठीक है बच्चों, इससे रिलेटेड आपको हो सकता है 1-2 क्वेश्चन और मिल जाए, तो देखें इन टाइप के क्वेश्चन को, देखें सॉल्व करें, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं ना बच्चों, तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी न्यूमेरिकल बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे सम वाले क्वेश्चंस रिलेटेड टू जीपी। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।